जय हिंद, नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 गणित चैप्टर अपना चल रहा है, चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, यानी कि हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने 2 वीडियो कर लिए हैं, है ना। 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले ज्योमेट्री क्या है, उसके रेखा क्या है, बिंदु, उसके बारे में पढ़ा था और उसके बाद में एक्सरसाइज 4.1 है उसको कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 4.1 में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। जो उसका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें 7-8 पार्ट थे। तो वीडियो वो वैसे तो ज्यादा नहीं था, 30, 25, 26 मिनट का था, लेकिन वो करते तो शायद और लंबा हो जाता है ना। फिर भी उस छठे क्वेश्चन को आज कर लेते हैं, उसको भी देखते हैं कितने टाइम पे हो जाता है। अगर 10-15 मिनट लगते हैं तो फिर 4.2 जो उसका बेसिक है उसको फिर अगले वीडियो में ही देखेंगे, है ना। तो पहले एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। एक्सरसाइज अपनी 4.1 अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है। और वैसे तो ज्यादा नहीं होगा, देखते हैं। चलो, सत्य सत्य वाला है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है। अपनी बुक को अपने पास रखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेखा एम एन, अब पता कैसे, चलो ये तो यहाँ पे नाम भी दे दिया रेखा। अगर नाम नहीं देता ना तो देखो यहाँ पे एक चिन्ह लगा रखा है, एम एन लिखा हुआ है और इसके ऊपर एक ये वाला चिन्ह लगा रखा है, रेखा वाला। इसका मतलब अगर यहाँ पे नाम भी नहीं लिखा होता तो हमें ये देखकर समझ में आ जाता कि ये क्या दे रखी है, हमें एक रेखा दे रखी है। एक रेखा दे रखी है एम एन, तो ये लोग बना देते हैं एक रेखा। ये एक रेखा हो गई, रेखा जो दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ती रहती है। अब इसके ऊपर बिंदु है क्यू एम ओ एन पी। तो इस रेखा को अभी यहाँ पे एम एन के नाम से दर्शाया, जरूरी नहीं। अब इस रेखा पर कितने बिंदु है, 5 बिंदु है, तो इस रेखा के हम कितने भी नाम दे सकते हैं। इसी रेखा को हम क्यू एम रेखा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बिंदु इस रेखा पर है। तो इसी रेखा को हम क्यू एम रेखा भी बोल सकते हैं। इसी रेखा को हम क्यू ओ बिंदु भी क्यू ओ रेखा भी बोल सकते हैं। इसी को अपन ओपी रेखा भी बोल सकते हैं। इसी को अपन एनपी रेखा भी बोल सकते हैं। यानी इन बिंदुओं से इस रेखा के जितने भी नाम हो सकते हैं हम वो दे सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एम एन रेखा, है ना। तो इन बिंदुओं से हम इस रेखा को बहुत सारे नाम दे सकते हैं। रेखा, इसी रेखा को हम अगर ऐसे लिख दे कि क्यू एम रेखा है तो ये भी सही बात है। हम कह दे कि ये ओ एन रेखा है, ये भी सही बात है। हम कह दे ये ओपी रेखा है, ये भी सही बात है। ये एनपी रेखा है, ये भी सही बात है। तो ये इसकी बहुत सारे नाम दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि 2 बिंदु जो दे रखे हैं वही, है ना। तो ये पूरी रेखा है और इस पे जितने भी बिंदु आ रहे हैं उन बिंदुओं से हम इस रेखा को बोल सकते हैं, इसका नाम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है। अब पहला पार्ट है ए पॉइंट क्या दे रखा है। देखो, जो सत्य होगा वो दिक्कत ही नहीं है, जो असत्य होगा उसका अपन कारण भी जानेंगे कि ये असत्य क्यों है ना। सत्य देखो, ए क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। तो देखो, क्यू स्थित है, रेखा पर स्थित है ना, स्थित है। एम ओ एन पी, साथ साथ में किताब में देखते रहो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट पढ़ रहा हूं। ये देखो, क्यू एम ओ एन पी, ये रेखा एम एन पर स्थित है, तो सही बात है, स्थित है। तो ये पहला कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। यानी कि इस पे ये जो बिंदु है वो सारी रेखा पर, इस रेखा एम एन पर स्थित है। अगला देखो, बी है एम ओ और एन रेखाखंड। अब देखो यहाँ पे अगर रेखाखंड है तो ये चिन्ह गलत दे रखा है। जो बी है ना, बी, उस पे चिन्ह रेखा का लगा रखा है, तो रेखाखंड का चिन्ह ऐसे लगता है। जो बी पार्ट है उसमें अगर एम एन रेखाखंड दर्शाना है तो उसका चिन्ह ये होता है। दोनों तरफ इस एरो का चिन्ह नहीं लगता है, दोनों तरफ एरो का चिन्ह लगाएंगे तो फिर वो रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो ये रेखाखंड है एम एन, एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। तो देखो यहाँ पे एम एन वाला रेखाखंड कौन सा रेखाखंड, मैं देखो इस रेखा पे एक रेखाखंड है एम और एन, तो ये रहा एम और ये रहा एन। ये क्या बोल रहा है कि रेखाखंड एम एन का एम और एन अंत बिंदु है। अंत का मतलब लास्ट पॉइंट है, यानी कि इसके बाद में रेखाखंड के तो अंत बिंदु होते ही हैं।
यदि कोई रेखाखंड है तो उसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो ये देखो, ये रेखाखंड एम एन है, तो इसके अंत बिंदु कौन से हो गए, यहाँ पे लास्ट पॉइंट, यहाँ पे लास्ट बिंदु हो गया एम, इधर हो गया एन। तो ये तो सही बात है, ये तो बोला कि एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। तो अंत बिंदु है, यानी कि इसके बाद में रेखाखंड एम एन समाप्त हो जाता है। तो ये कथन भी क्या है, ये कथन भी सत्य है, ये कथन भी क्या है, सत्य है। सी देखो, सी है एम और एन रेखाखंड एम और एन, अच्छा बी, और हमने सी पढ़ लिया, ठीक है, हमने सी पढ़ लिया। चलो ये सी है, ये जो हमने किया ये सी है। चलो बी यहां पर कर लेते हैं। बी क्या है कि एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु है। तो देखो एम एन पे ये हमारा रहा एम एन रेखाखंड, और इस पे एम भी स्थित है, ओ भी स्थित है, एन भी स्थित है, जहां पे एम और एन क्या है, अंत बिंदु है, लेकिन है तो रेखाखंड पर ही, और फिर ये ओ इन दोनों के बीच में, लेकिन ये तीनों रेखाखंड एम एन पर स्थित है। तो स्थित है तो ये क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। ठीक, अगला देखो डी, ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। तो यहाँ पर देखो ये जो चिन्ह लगा रखा है ना ओपी के ऊपर, ये किरण का चिन्ह है, तो गलत लगा रखा है। अगर रेखाखंड जहां पर भी नाम आएगा तो बस ये सीधी लाइन खींचेंगे, नए कोई तीर का निशान नहीं लगाएंगे, तभी वो रेखाखंड बनेगा। तो रेखाखंड ओपी देखो ये रहा ओ और पी, ठीक है। अब रेखाखंड ओपी है, इसका क्या बोल रहा है, ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। तो ओ तो अंत बिंदु है इस रेखाखंड का, लेकिन ए जो एन है ये अंत बिंदु नहीं है इस रेखाखंड ओपी। देखो ये ओपी रेखाखंड ऐसे बनेगा, यहां से अपन इसको ओ और पी, और इसके बीच में बिंदु क्या है, एन। तो बोला क्या कि रेखाखंड ओपी पर ओ और एन अंत बिंदु है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि ओ ये तो अंत बिंदु है, लेकिन एन इसका अंत बिंदु नहीं है। इसका अंत बिंदु क्या है, पी है, तो इसके अंत बिंदु ओ और पी है, ओ और एन नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन असत्य हो गया। ये कथन क्या हो गया, असत्य, क्योंकि एक रेखाखंड के दो ही अंत बिंदु होते हैं। तो इस रेखाखंड के तो दो अंत बिंदु, एक तो ओ है एक पी है, लेकिन कथन बोल रहा है कि एन ओ और एन अंत बिंदु है। तो एन तो अंत बिंदु कैसे होगा, इसका अंत बिंदु तो क्या है, पी अभी सामने से दिख रहा है, एन तो इसका मध्य बिंदु, मतलब इसके कहीं बीच में कहीं आ रहा है, ओ और पी के बीच में आ रहा है अंत बिंदु ओ, ये एन नहीं है ना, असत्य, क्योंकि एन रेखाखंड ओपी के बीच में स्थित है, ठीक है, बीच में। अब ऐसे नहीं प्रॉपर बीच में कहीं पर स्थित होगा, कहीं दायां थोड़ा बायां, हम ऐसे लिख दिया कि ये स्थित है। ये कथन असत्य होने का हमने रीजन दे दिया है। अगला देखो ई है एम रेखाखंड ओ क्यू। देखो अभी चिन्ह सही बनाया, ओ क्यू के ऊपर रेखाखंड का ये वाला चिन्ह, ठीक है। एम रेखाखंड ओ क्यू के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। तो ये तो गलत अपने आप ही हो गया, एक रेखाखंड ओ क्यू है, तो ये देखो रेखाखंड ओ और क्यू। अब बोल रहे हैं इस रेखाखंड ओ क्यू का एम अंत बिंदु है, तो बस ये तो इसके जैसा ही हो गया, क्योंकि ये एम तो बीच में आ रहा है। इस ओ क्यू रेखाखंड का अंत बिंदु तो कौन कौन हो जाएंगे, एक तो ओ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एक तो इसका अंत बिंदु क्या हो जाएगा, ओ, और एक क्यू रहेगा। एम तो इसके बीच में कहीं पर बैठा हुआ है, तो ये एम तो अंत बिंदु नहीं है। तो ये भी कथन क्या हो गया अपना, ये कथन भी असत्य हो गया। ये कथन भी क्या हो गया, असत्य। अब क्योंकि का कारण आप लिख सकते हो, क्योंकि एम रेखाखंड और क्यू के बीच में कहीं पर स्थित है, ये सेम रीजन आ जाएगा। आगे देखो एफ है एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। तो एम, तो पहले किरण देखो, किरण ओपी, ये ओपी, और ये आगे बढ़ भी रही है, ठीक है। देखो आगे बढ़ भी रही है, किरण होती है जो एक बिंदु से निकलती है। तो देखो किरण ओपी ओ से निकल रही है,
और आगे बढ़ती जा रही है। तो ये क्या बोला कि किरण ओपी पर एम कोई बिंदु है। ये जो चिन्ह है ना, ये किरण का है। अगर दोनों तरफ ऐसा लगा देंगे तो ये रेखा हो जाएगी, और कुछ भी नहीं लगाएंगे सीधा खींचेंगे तो वो रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपी किरण है। देखो मैं बना देता हूं, ये यहां से ओ और ये यहां पर बीच में एन भी है और आगे पी भी है। तो ये किरण कौन सी हो गई? ओ पी। लेकिन इस पे एम तो स्थित है ही नहीं। ये क्या बोला कथन कि एम किरण ओपी पर एक बिंदु है? तो नहीं है, एम तो इधर रहेगा। किरण ओपी तो यहां से शुरू हो रही है, क्योंकि किरण हमेशा एक बिंदु से शुरू होती है फिर आगे तक चलती रहती है। हाँ, ये कथन ऐसा होता ना कि एम किरण ओक्यू का कोई बिंदु है, तब ये कथन सत्य हो जाता, या फिर इस एम की जगह एन आता है ना। तो ये एम तो इधर रह गया और किरण कहां से शुरू हुई है? यहां से ओ से निकलकर आगे जा रही है, क्योंकि किरण हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किरण का, और फिर आगे चलती रहती है अनंत तक, है ना। तो ये कथन भी क्या है? ये कथन भी असत्य है। क्यों? क्योंकि एम किरण ओपी पर स्थित नहीं है। तो भाई स्थित कहाँ है? कसर ये रहा, तो ये तो रेखा है। यदि ऐसा बोलता ना, रेखा ओपी पर स्थित है। अब ओपी ये हमने रेखा का नाम दे दिया। अब इस रेखा ये तो पूरी आ गई ना, अब इस रेखा पर जितने बिंदु वो सारे आ जाएंगे, है ना। लेकिन इसने क्या बोला? किरण, और किरण एक बिंदु से निकलती है, वो यहां से निकली ओपी। अगर अब ओ क्यू किरण की बात करेंगे तो ये ओ क्यू किरण हो जाएगी, इस पे एम बिंदु है। ठीक, आगे देखो एफ के बाद में अगला है जी। जी क्या बोल रहा है कि किरण ओपी किरण क्यू पी से भिन्न है। किरण ओपी ये वाली किरण क्यू पी से भिन्न है। तो हाँ, बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि देखो किरण जो ओपी है वो तो मान लो यहां से चली और बीच में इसके एन बिंदु आया, ये किरण हमारी क्या हो गई? ओपी। लेकिन जो किरण ओक्यू है, सॉरी ओपी है, वो पीछे से चलेगी और इसके ऊपर बिंदु भी बहुत सारे। देखो ये क्यू, फिर इस पे एम भी है, इस पे ओ भी है, इस पे एन भी है और इसी पे पी भी है। तो ये दोनों किरण तो अलग अलग ही है। देखो ये वाली ये तो है किरण ओपी और ये वाली किरण है किरण क्यूपी। अब देखो ये क्यूपी ये तो स्टार्ट हो रही है क्यू बिंदु से और फिर आगे जा रही है, और ये वाली किरण स्टार्ट हो रही है ओ बिंदु से। यानी कि ये जो किरण है वो तो ओपी तो ओ से शुरू हो रही है, जबकि क्यूपी कहां से शुरू हो रही है? क्यू से। तो एक बिंदु से शुरू होती तभी एक सेम किरण होती है, लेकिन अलग अलग बिंदु से हो रही है। इसका मतलब ये दोनों किरण भी क्या है? भिन्न है। इसलिए कथन क्या हो गया? ये कथन सत्य हो गया। आइए देखो जी के बाद में एच। किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है। देखो इसको हम कहाँ करें? यहाँ कर लेते हैं, तो ये एक तो हो जाएगा एच। एच देखो एच क्या बोल रहा है कि किरण ओपी ये वाली किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है, जो किरण ओ एम ओ पी। नहीं, ये तो अलग अलग है। देखो ओ एम किरण अलग है, ओपी किरण अलग है, ये तो एक दूसरे की विपरीत है, तो सेम थोड़ी है भाई। ओ एम किरण अगर इसी के ऊपर होती तो बात बन जाती। ये अगर ऐसे होता ना कि किरण ओपी वही है, किरण ओ एन वही है जो किरण ओपी है, तो ओपी किरण पर ही किरण ओ एन आ रही है, तब बात जमती। लेकिन ये ओ एम तो इधर रह गई और ओपी इधर रह गई, तो ये कथन भी क्या है? असत्य। क्योंकि किरण ओ एम क्योंकि किरण ओ एम किरण ओपी के विपरीत है। यानी कि देखो ओपी किरण उधर जा रही है, ओ एम किरण इधर आ रही है ना। हालांकि निकल दोनों ओ से रही है, लेकिन ये इधर आ रही है, वो उधर जा रही है, इसलिए ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है और विपरीत दिशा में जा रही है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। आइए देखो आई। किरण ओ एम किरण ओपी के विपरीत नहीं है। तो किरण ओ एम ये तो अभी देखो ये विपरीत है, हमने बोला कि ये सेम नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे। देखो ये किरण ओपी है
और ये किरण OM है। ये बोले ये दोनों किरण एक दूसरे के विपरीत का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ये OP अगर इधर जा रही है तो OM इधर जा रही है, इनकी दोनों एक दूसरे के उल्टा जा रही है। अगर इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है, तो ये विपरीत है। विपरीत को बोलते हैं एक दूसरे के उल्टा। तो ये तो विपरीत जा रही है, तो ये ऐसा बोलता ना कि किरण OM और किरण OP एक दूसरे के विपरीत है, तब ये कथन सत्य हो जाता। लेकिन ये बोला विपरीत नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य, क्योंकि ये तो विपरीत है। यही हमने यहाँ पे ऊपर लिखा भी है, देखो इसका रीजन ये आ जाएगा, क्योंकि किरण OM किरण OP के विपरीत है। बस सेम टू सेम ये रीजन आ जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा, H के बाद में कौन सा है, I है। अगर ये कहता ना विपरीत है, तब ये कथन सत्य हो जाता। ये बोल रहे विपरीत नहीं है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। असत्य है, और इसका कारण ये ऊपर वाले आ जाएगा, क्योंकि किरण OM किरण OP के विपरीत है। ये दिख रहा है चित्र देख कि OP तो इधर जा रही है, OM इधर जा रही है। विपरीत का मतलब उल्टा होता है, तो ये OP उधर, ये उधर, तो उधर ऐसे जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, उल्टा हो गई। ये हो गया I। अब देखो J, यहाँ पे कर लेते हैं अपन, ठीक है। J पार्ट है, ये क्या है, O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ये बिंदु रहा O और ये किरण रही OP। ये बोल रहे प्रारंभिक का मतलब होता है जहां से किरण शुरू हो रही है, तो O से तो निकल रही है, तो ये तो O तो किरण OP का क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। तो ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि O तो इसका प्रारंभिक बिंदु है, क्योंकि किरण हमेशा एक बिंदु से निकलती है। और ये अगर हमने OP किरण ली है, तो ये O बिंदु से निकलेगी, OP है ना। तो ये कथन क्या है, असत्य, क्योंकि किरण OP बिंदु O से निकलती है, और इसने बोला नहीं निकलती है, इसीलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अगर ये कहता कि निकलती है, तब ये कथन क्या हो जाता, सत्य हो जाता। फिर आगे देखो K, और इसी के साथ अपना इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और हमें टाइम लगा है लगभग 10 से 15 मिनट, तो साथ में वक्र वाला देखते हैं करे या नहीं करे, ठीक है। देखो N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। देखो किरण NP कौन सी है, NP, ये वाली किरण। एक किरण तो कौन सी, ये वाली हो गई NP। फिर अगली किरण NP और NM का ये N प्रारंभिक बिंदु, सही है भाई। देखो एक तो किरण हो गई NP, एक किरण हो गई NM, ये इधर जा रही है, तो इनका दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, N है। N से ही तो OP निकल रही है, और N से ही ONM निकल रही है ना, NM। तो ये क्या है, ये कथन सत्य है, क्योंकि NM किरण का भी प्रारंभिक बिंदु N है, और NP किरण का भी प्रारंभिक बिंदु N है। यानी कि कुल मिलाकर के हम इस चित्र को देख करके सारे सत्य बताने थे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ था वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन क्या करें, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ कितना हो गया टाइम। हाँ, तो ये तो अपनी 20 मिनट हो गया है ना, 20 मिनट हो गई। तो अगर अपन 4.2 का बेसिक शुरू करते हैं, तो शायद 20 मिनट में होगा, या लंबी चली रहेगी क्लास। तो देखते हैं कितना होता है, अपन शुरू कर देते हैं ना। एक्सरसाइज 4.2 है, या चलो अगले वीडियो में ही देखेंगे इसको, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपका सेपरेट हो जाएगा। पार्ट 2 में 4.1 को एक कंप्लीट हुई है, 1 से लेके 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ये पार्ट 2 में, कोई बात नहीं है ना। एक्सरसाइज 4.2 का जो बेसिक है उसमें अपन वक्र क्या होता है, वक्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर शीर्ष क्या होता है ना, शीर्ष के बाद भुजा क्या होती है ना, कोण क्या होते हैं, आसन कोण क्या होते हैं, आसन भुजा क्या होती है, आसन शीर्ष क्या होते हैं, और बहुभुज क्या है। बेसिकली तो बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे है ना, भुजा किसे कहते हैं, फिर वक्र क्या है, बंद वक्र क्या है, सरल वक्र क्या है, खुला वक्र क्या है। ये सब हम एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक है। और जैसे और बेसिक करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 4.2 का भी एक्चुअल में होता तो ये आपको करना ये चाहिए कि बेसिक पढ़ो और फिर एक्सरसाइज आप खुद हल करो, है ना। फिर जो जहाँ पे दिक्कत आए
तो क्योंकि वीडियो तो आएगा, तो वीडियो आएगा तो आपको फिर वहां पे देख लेना है ना। तो अभी देखो अपना 20 मिनट लगभग हो गया, तो अपन जब बेसिक शुरू करेंगे तो ये 1 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी क्लास। तो ऐसा अपन नहीं करते हैं। और वैसे अब ऐसे पहले से कैसे पता चलेगी कितना टाइम लगेगा समझाने में, मान लो कहीं टाइम ज्यादा लग गया तो ऐसे होने को तो 20-25 मिनट में पूरी हो जाए, लेकिन समझाने में अगर टाइम लग चला जाए तो फिर ज्यादा टाइम भी जा सकता है। तो पहले भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वैसे 20 मिनट है, पर्याप्त है ये क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।